Hello everyone, welcome back to my channel Study with Kips. If you're new to this channel, hi, this is कोमल और आपको इस चैनल पर क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस की वीडियोस मिल जाएंगी। और अभी तक मैंने 9th और 10th के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस के कुछ MCQs। अब अगर आपने इवैल्यूएशन मार्किंग स्कीम देख ली है तो इस साल आपके एग्जाम्स में लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर आना है वो टर्म 1 में आना है और उसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो मेक श्योर आप ये वीडियो कंप्लीट देखो, एंड तक देखो और सारे MCQs प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये साइट जिससे हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं ये CBSE की साइट है। और अगर CBSE की साइट है तो CBSE अपने क्वेश्चंस भी कहाँ से पिक करेगी? CBSE से ही पिक करेगी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिले वो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं से हो, तो क्यों ना हम उनको पहले प्रैक्टिस ही कर ले। तो हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने इसके लिए रेफर की है वेबसाइट लर्न CBSE। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे MCQs मिल जाएंगे, चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए देखने हो, पर साइंस के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आज हम इसी साइट से कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, मतलब हम ऐसा कौन सा खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमें जिस खाने से एनर्जी मिलती है वो मोस्टली होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आप अपने ऑप्शंस देखो ना तो D गलत हो जाएगा, C गलत हो जाएगा, B गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कहीं पर भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो ऑप्शन बचा ही क्या? A ऑप्शन बचा, और करेक्ट ऑप्शन भी वही है। और आप सोच सकते हो कि नहीं, हमें तो प्रोटीन्स भी बहुत ज़रूरी होता है, हम प्रोटीन्स भी लेते हैं, हम विटामिन भी यूज़ करते हैं, वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इससे ना हमें एनर्जी नहीं मिलती। ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारी बॉडी को इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं। ये तो मसल बिल्डिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन an organism derives its food from the body of another living organism without killing it। एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिराइव करता है, मतलब लेता है, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी और लिविंग बंदे से, जिंदा बंदे से, विदाउट किलिंग इट, मतलब बिना मारे उससे खाना ले रहे हो। ऐसा कौन करते हैं? ऐसा होता है सेप्लोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सेप्लोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएंगे आपके फंगी, जो लीचीज होती हैं, जो पेट में कीड़े टेप फॉर्म्स हो जाते हैं, ये सब सेप्लोट्रॉफिक में आएंगे। तो हमारा आंसर सेप्लोट्रॉफिक नहीं है, हमारा आंसर है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं आपको रिपीट करती हूँ, सेप्लोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। डेड मतलब जो मर चुके हैं, उन पे फीड करते हैं सेप्लोट्रॉफ्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो उनसे खाना लेते हैं बिना मारे किसी जिंदा बंदे से, वो होते हैं पैरासाइट्स। होलोजोइक होते हैं हम लोग, ह्यूमन बींग्स। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उसने कहा है कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं बिना उससे मारे, तो आंसर पैरासिटिक है, सेप्लोट्रॉफिक बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए सेप्लोट्रॉफिक बोल दिया था, क्योंकि जनरली मैंने देखा है जब टीचर एक आंसर बोल देना तो स्टूडेंट्स उस आंसर को बिल्कुल ठीक मान लेते हैं, चाहे वो गलत भी हो। तो यहाँ पर आंसर सेप्लोट्रॉफिक नहीं था, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तो आंसर हम चेक भी कर लेते हैं। आंसर को अगर हम चेक करें तो आंसर क्या आएगा? आंसर है B, और B पार्ट कौन सा है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड क्वेश्चन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज। अभी मैंने आपको बताया है फंगी में कौन सा मोड होता है? सेप्लोट्रॉफिक, क्योंकि ये फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। तो आपका आंसर आएगा होलोजोइक नहीं है, ह्यूमन बींग्स होते हैं होलोजोइक। तो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? सेप्रोट्रॉफिक या पैरासिटिक? पैरासिटिक वो होते हैं जो बिना मारे लेते हैं, तो पैरासिटिक भी नहीं है, होलोजोइक भी नहीं है, ऑटोट्रॉफिक भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। आंसर पे क्लिक करना है आपको, और आंसर आ गया D, जो कि बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से पानी लेते हैं, ठीक है, किस प्रोसेस से? आपने 2 प्रोसेस क्लास 9th में किए थे, एक किया था डिफ्यूजन, एक किया था ऑस्मोसिस। डिफरेंस क्या होता है? कोई भी चीज़ जब हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाती है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अगर मैं यहाँ पर परफ्यूम स्प्रिंकल कर दूँ तो वो परफ्यूम पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाएगा।
इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, वहाँ कम है, तो चीज़ें कहाँ फ्लो करेंगी, हाई टू लो। अब वही चीज़ में अगर पानी फ्लो करे तो उसका नाम होता है ऑस्मोसिस। मतलब अगर पानी हाई टू लो जा रहा है तो ऑस्मोसिस, कोई और चीज़ हाई टू लो जा रही है तो डिफ्यूजन। क्वेश्चन में ना साफ साफ लिखा हुआ है कौन जा रहा है, पानी। तो आंसर ये ना डिफ्यूजन का सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब टेंडेंसी क्या होती है, आप पहला ऑप्शन देखोगे डिफ्यूजन, कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई ठीक है, मार्क करके आ जाओगे, ऑप्शन चेक ही नहीं करोगे। आंसर है ऑस्मोसिस। तो आप वेरीफाई किया करो, सारे ऑप्शंस चेक जरूर किया करो। आंसर पे क्लिक करके एक बार आंसर को भी चेक कर लेते हैं। आंसर है सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज। फोटोसिंथेसिस जो लीफ में होती है वो कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, क्लास 9th याद करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी रिलीज करता है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है, नहीं होती। प्रोटोप्लाज्म फ्लूइड होता है, नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है, एक ऐसा प्लास्टिड होता है जो खाना बना सकता है। क्लास 9th रिकॉल करो, आपको याद आएगा, प्लास्टिड्स आर नोन एज किचन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि वो खाना बनाते हैं। और प्लास्टिड्स खाना क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो वर्ड आपको याद देना चाहिए क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल होती है तो प्लांट्स खाना बनाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट है तो प्लांट्स क्या बनाएंगे, खाना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं, ए पार्ट, ठीक है। इन एमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन। एमीबा में जो फूड डाइजेस्ट होता है वो कहाँ होता है, ये मैंने ड्रॉ किया है एमीबा। अब इसमें फूड कहाँ डाइजेस्ट होगा, जैसे ये खाने को देखेगा ना, ये अपनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को उनके पास ले आएगा और खाने को ना ऐसे बिल्कुल कवर कर लेगा। इसे हम बोलते हैं इसने एक वैक्यूल बना लिया, एक फूड का वैक्यूल, जहाँ पर खाना डाइजेस्ट होगा। तो फूड जो डाइजेस्ट होता है वो होता है फूड वैक्यूल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बोल रही हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को तो गलत करते हैं। तो एमीबा में फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, एमीबा में फूड डाइजेस्ट होता है इन दी फूड वैक्यूल। सूडोपोडिया में थोड़ी होगा। क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ गया, फूड वैक्यूल आंसर है। आंसर चेक करते हैं हम क्या होगा। आंसर पे क्लिक किया और आंसर है ए, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलाइवरी अमाइलेस इज लैकिंग इन द सलाइवा। अब वो कह रहा है आपके जो सलाइवा है उसमें सलाइवरी अमाइलेस नहीं है। पहले तो आपको पता होना चाहिए सलाइवरी अमाइलेस करता क्या है, क्योंकि जो वो करता है अगर ये एब्सेंट है तो वो काम रुक जाएगा। सलाइवरी अमाइलेस हेल्प करता है जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी डाइजेशन कराने में। अब ऑप्शंस देखो, क्या वो प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। इसके बाद है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, विटामिन्स की नहीं करता। फैट्स में हेल्प करता है, नहीं करता। अरे वो तो स्टार्च को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, किसमें, शुगर्स में। तो या तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स कर लो, या फिर स्टार्च की जगह कार्बोहाइड्रेट्स भी होता तो भी ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। तो अगर हम आंसर को अपना चेक करें तो आंसर है ए पार्ट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। हम जो खाना खा रहे हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है, ये ईसोफेगस आएगा, तो आएगा स्टमक। स्टमक के बाद आपकी क्या आ जाएंगी, यहाँ पर ये आती है। स्टमक के बाद खाना जाता है, मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये अंदर होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब कौन एब्जॉर्ब करता है फूड को, तो ये जो पार्ट है ना जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसका काम होता है क्या करने का, फूड को एब्जॉर्ब करने का। तो आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। एक और एमसीक्यू है आपके लिए, वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वाटर को एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो आंसर हो जाएगा, आंसर वेरीफाई ज़रूर करेंगे हम, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। जो मैंने अभी आपको ये पाइप ड्रॉ करके बताया था ना, ये वाला पाइप, इस पाइप का नाम होता है, इस पाइप को बोलते हैं फूड पाइप या फिर बोलते हैं ईसोफेगस। तो इसमें ये ना खाने को ना नीचे पुश करता है, तो इसकी मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती है, और खाना कहाँ चला जाता है, नीचे। तो ये हो पाता है, और इस प्रोसेस का एक डेफिनेट नाम है, उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या तो आप पेरिस्टालिसिस भी बोल सकते हो या फिर बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आंसर हम चेक कर लेते हैं, आंसर 9th का है सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर, सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक।
आयोडीन को आपने डाला राइस वाटर में, जो राइस का पानी है उसमें, सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक हो गया। आपको ना छोटी क्लासेस से पढ़ाया जा रहा है कि अगर कोई चीज़ ब्लू ब्लैक होती है वो टेस्ट होता है स्टार्च का। अगर आप आयोडीन में किसी चीज़ को डालते हो और वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये इंडिकेट करता है कि राइस वाटर में क्या है, स्टार्च। तो फैट्स नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, ऑप्शन होगा सी आंसर। करेक्ट ऑप्शन है सी। आंसर वेरीफाई कर लेंगे हम, सी पार्ट, ठीक है। 11th बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, जो हम खाना खा रहे हैं वो तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, अगर वो अनएब्जॉर्ब रहता है मतलब जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती वो बाहर निकाल देगी बॉडी से, एमिट आउट हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा। वो जो एग्जिट होता है वो रेगुलेट करती है एक मसल। जब आप वॉशरूम में जाते हो उस मसल को रिलैक्स करते हो तो आपका जो एक्सक्रीटा है वो बॉडी से निकल जाता है। तो वो अब ना मोस्टली ना इसका आंसर एनस लिख कर आएंगे। अब ये आंसर है गलत, इसका आंसर एनस नहीं है बल्कि एनल स्फिंक्टर है, क्योंकि ये मसल होती है जो रेगुलेट करती है कि फूड मटेरियल हमारी बॉडी से निकल जाए। ये मसल जैसे रिलैक्स करेगी आप पूप कर दोगे या फिर आपका एक्सक्रीटा बॉडी से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लाइन को ना NCERT में दिया हुआ है। ये हमें बताता है कि NCERT पढ़ना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हम कितना ज़्यादा निगलेक्ट करके चलते हैं NCERT को। ये NCERT की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ना एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो वो क्या रिलीज करेंगे, प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होती है, तो वैसे ना यहाँ पर गलत है, ह्यूमन बींग्स आना चाहिए। ह्यूमन बींग्स में जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होता है एरोबिक में। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो तो किसी में भी जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो रिलीज होता है इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और वहाँ पर ह्यूमन बींग्स में नहीं आएगा, सिंपल आना चाहिए एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप इस क्वेश्चन में चेंजेस कर लो, क्योंकि ना अब ना आंसर देख के पता चलेगा इन्होंने किसके हिसाब से आंसर दिया है। तो मैं आंसर पे आपको क्लिक करके बता देती हूँ, आंसर सी है। मतलब इन्होंने ना ह्यूमन बींग्स में नहीं दिया, अगर ये ह्यूमन बींग्स में देते ना तो लैक्टिक एसिड आता, पर इन्होंने दिया है सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन का। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का आपका आंसर क्या आया है, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। तो यही आंसर आपका करेक्ट है, सी पार्ट। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरुवेट जब टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है तो इसमें ना इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो कि रिलीज सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सारी एनर्जी किसने रिलीज की होगी, माइटोकॉन्ड्रिया ने। बी पार्ट, आंसर्स चेक कर लेते हैं, बी पार्ट ठीक है। ग्लाइकोलिसिस अक्कर्स इन विच पार्ट। अब ना ये दो अलग अलग क्वेश्चंस है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है जब ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है, और ये नॉर्मल रिएक्शन होती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो ये नॉर्मली साइटोप्लाज्म में हो जाती है। अब याद रखा करो, ऐसे मैं आपको ट्रिक बताती हूँ याद करने की। ग्लाइकोलिसिस कम एनर्जी है साइटोप्लाज्म, जब CO2 रिलीज हो रही थी तो बहुत ज़्यादा एबंडेंट एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो वो साइटोप्लाज्म में नहीं हो सकता, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको लर्न हो क्या होगा। नेम द सब्सटेंसेस दैट बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी मसल्स में बिल्डअप हो जाते हैं जब हम बहुत बड़ी मतलब खतरनाक वाली एक्सरसाइज करते हैं ना, जैसे एक दिन जिम जाने का शौक होता है, आउट ऑफ नोवेयर आपका मन करता है कि हम कल उठ के जिम जाएंगे, और एक दिन जाते हैं और बॉडी में ऐसे क्रैम्प्स हो जाते हैं कि आप सोच लेते हैं कि अब तो जिम नहीं जाएंगे। ये वही वाले दर्द की बात कर रहे हैं। उसमें ऐसा क्या होता है, आपको फील तो किया होगा पर पता नहीं है क्या होता है। वो होता है जब उसमें आपकी बॉडी में ना लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाती है। नॉर्मली जब आप ब्रीथ करते हो उस ऑक्सीजन से CO2 फॉर्म होती है, सबको पता है। पर इस केस में विगरस एक्सरसाइज में जब आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो CO2 बनती ही नहीं है, उसकी जगह लैक्टिक एसिड बनती है जो आपकी मसल्स में एक्यूमुलेट होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आपको फील होते हैं। तो क्या रिलीज हो रही है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। चेक कर लेते हैं, आंसर बी ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत होंगे। 16th, नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। एक लीफ है, लीफ में होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। उन पोर्स का नाम क्या होता है, स्टोमेटा। पोर्स का नाम क्या होता है, स्टोमेटा। ये तो 9th में भी पढ़ा था हमने। एक और क्वेश्चन कर लो, एडिशनल है, किसी और साइट पे दिया हुआ था।
कि पोर्स बताओ लीफ पर नहीं बल्कि वुडी प्लांट पे, मतलब पूरे प्लांट पे, जो वुडी प्लांट है बड़ा प्लांट, उस पर भी तो होल्स होते होंगे, उसको जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लेंटिसेल्स। इसलिए ये कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट है। लेंटिसेल्स होता है वुडी प्लांट में पोर्स, स्टोमेटा होता है लीफ पे पोर्स। तो हमारा आंसर अभी के लिए तो डी होगा। नेक्स्ट, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट देखते हो ना तो ये क्वेश्चन मैंने पहला एमसीक्यू डाला था, मतलब कितना इंपॉर्टेंट होगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज, ह्यूमन बींग्स सांस ले पाते हैं, रिस्पायर कर पाते हैं जब वो ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं। और ऑक्सीजन को उठाने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो ब्लड में होती है हीमोग्लोबिन के पास। किसके पास होती है? हीमोग्लोबिन के पास, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, काफ़ी लगाव, काफ़ी प्यार होता है। ऑक्सीजन को देखता है और झट से उसे उठा लेता है। तो रिस्पायर करने में हेल्प कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और अगर आपने मेरी ये चैप्टर की वीडियो देखी हो तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ना मैं साथ साथ डिस्कस भी कर लेती हूँ, अभी सारे क्वेश्चन ही, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स? एक ऐसा प्लांट टिश्यू है जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। आपने ना 2 प्लांट टिश्यू पढ़े हैं, मैं बताती हूँ कौन कौन से पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है जाइलम और एक आपने पढ़ा है फ्लोएम। अब फ्लोएम देखो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, जाइलम फर्स्ट से नहीं हो रहा। तो जो फर्स्ट से स्टार्ट होता है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन क्या था? वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो बचा कौन सा? जाइलम। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ए पार्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें ये भी आ सकता था कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है? फ्लोएम। मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ना इग्नोर हो जाता है एनसीईआरटी में। ये भी फ्लोएम जो हमारा टिश्यू है उसमें फूड ट्रांसपोर्ट होता है। फूड ट्रांसपोर्ट होने को वैसे तो हम जनरली ट्रांसपोर्टेशन बोल देते हैं। कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है, मूव हो रही है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन बोल देते हैं। पर ट्रांसपोर्टेशन इसका आंसर नहीं है, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसे लर्न कर लो। तो ऑप्शन है बी पार्ट। नेक्स्ट, अ ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड को लेकर जाते हैं, 3 ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक होते हैं आर्टरीज, एक होती है वेन, एक होती है कैपिलरी। जो हमें नसें ऊपर ऊपर दिख रही होती है ना वो वेन्स होती है, जो अंदर होती है ना वो आर्टरीज होती हैं, और जहां पर एक्सचेंज होता है वो होती है कैपिलरीज। अब ना आर्टरीज कैरी करती हैं बिल्कुल ऑक्सीजन वाला ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब उसने कहा है कौन सी ब्लड वेसल पंप करती है हार्ट से लेके एंटायर बॉडी को, पूरी बॉडी को कौन सा ब्लड चाहिए? ऑक्सीजन वाला। कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आर्टरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टरी। तो करेक्ट आंसर है आर्टरी। और अगर CO2 वाला ब्लड पूछते तो CO2 वाला ब्लड लेके आती है वेन। तो फिर कैपिलरी क्या करती है? यहाँ से आता होता है O2 वाला ब्लड, यहाँ से जा रहा होता है CO2 वाला ब्लड, बीच में कैपिलरी होती है जहाँ पर एक्सचेंज होता है O2 से लेकर CO2 तक। आप इस सिचुएशन को ऐसे मान सकते हो, ये आप हो, ये एक और फ्रेंड है, ये एक और फ्रेंड है। इसने दिया आपको एक गिफ्ट और आपने गिफ्ट में से सब कुछ निकाल लिया और बाकी इसको बचा हुआ दे दिया। तो जो बीच वाले हो ना आप, वो आप कैपिलरी हो। जो गिफ्ट लाया था अच्छे वाला वो आर्टरी थी, जो बचा हुआ आपने उसे दे दिया वो वेन है। तो ये वाली वेन होगी, ये वाली कैपिलरी थी, और ये क्या थी? आर्टरी। और इसको इतना और कंफ्यूज नहीं करते, ऐसे समझो हमारे घर में जो पानी आता है वो आर्टरी लाती है। हम सब टैप्स यूज़ करते हैं तो हम सब कैपिलरीज हैं। जो घर से बाहर लेकर जाती है वो वेन्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है अब आपके लिए। नेक्स्ट, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा 2 फ्लूइड होते हैं जो हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं। एक ब्लड फ्लो करता है, एक ऐसा ही फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है लिम्फ। क्या नेम होता है? लिम्फ। LYMPH। तो सी आंसर होगा इसका। 22, सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, एक तो एक फैक्ट है, आपको लर्न करना पड़ेगा। हमें पता है 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक सिंगल होता है, एक डबल होता है। सिंगल का मतलब हार्ट से जो ब्लड है वो एक ही बार होकर जा रहा है। डबल का मतलब हार्ट से जो ब्लड है वो एक साइकिल में 2 बार होकर जा रहा है। तो इसके फैक्चुअल है, आप लर्न कर लेना। इसका आंसर कितना है? डी पार्ट। इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये एक क्वेश्चन तो आप लर्न कर सकते हो।
जब मैंने आपको 20 क्वेश्चंस ऐसे ही समझा के करवा दिए तो एक क्वेश्चन तो लर्न हो ही जाएगा जो फैक्चुअल है। नेक्स्ट 23, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। देखो ये है किडनी, ये है ब्लैडर, देखो कितनी अच्छी ड्राइंग है ना मेरी। अब देखो ये किडनी ब्लैडर, अब यहाँ से एक पाइप आ रहा होता है, इस पाइप को हम बोलते हैं यूरेटर। इस पाइप का नाम क्या होता है? यूरेटर। तो आंसर फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ, डी पार्ट इसका आंसर है। Which part of nephron allows selective reabsorption of useful substances like glucose, amino acids, salts and water into the blood capillaries? नेफ्रॉन के का 3-4 पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इन सब सब्सटेंसेस की? अब एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एक और आ सकता है कौन से सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो इन 4 सब्सटेंसेस का नाम लर्न कर लो। ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर। ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर, 2 बार बोलो, लर्न हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, कौन रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? तो मैं आपको एक रफ डायग्राम बना देती हूँ कि नेफ्रॉन में क्या क्या होता है। ये होता है कैप्सूल लग रहा है ना, तो इसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये आपको एक ट्यूब लग रही है तो इसे बोलते हैं ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल। ठीक है, तो जो ये पार्ट होता है ना, ये हेल्प करता है किसमें? रीअब्जॉर्प्शन में। तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए ग्लोमेरुलस यहाँ वाली कैपिलरी इसको बोलते हैं, तो ग्लोमेरुलस बिल्कुल गलत है, बोमेंस कैप्सूल बिल्कुल गलत है, यूरेटर तो पता नहीं कहाँ से लिख दिया, यूरेटर तो नेफ्रॉन का पार्ट ही नहीं होता, बात ही खत्म हो जाती है। तो अगर आप ऑप्शन से भी फिल्टर करते ना, तो ऑप्शन कौन सा बचता? ए ऑप्शन। इसे बोलते हैं ऑप्शन से फिल्टर करना। ज़रूरी नहीं आपको क्वेश्चन देखने के बाद आंसर आता हो, कभी कभी आपको हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगाना पड़ेगा कि ये तो नहीं हो सकता, कट करने स्टार्ट कर दो कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते, कट करोगे बाय डिफॉल्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है ए पार्ट। अरे क्या बात है, सारे आंसर्स ठीक आ रहे हैं हमारे। 25, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड? हमारी बॉडी में जो डर्टी ब्लड होता है, जब ये ब्लड को डर्टी बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ब्लड में यूरिया है, यूरिक एसिड है। यूरिया और यूरिक एसिड ना हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक वेस्ट है, इनको जल्दी से जल्दी फिल्टर करना होता है, बॉडी से निकालना होता है थ्रू यूरिन। तो कौन फिल्टर करने का काम करता है? किडनी काम करती है फिल्टर करने का। कौन फिल्टर करता है? किडनी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड भी नहीं है, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। तो आंसर चेक कर लेते हैं, डी पार्ट। नेक्स्ट, प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। एक बंदा है, उसका ब्लड को साफ करना है, और उस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कह रहे हैं जिससे हम उसके ब्लड को साफ कर रहे हैं? तो उसे बोलते हैं डायलिसिस। और ये होता है जब किसी बंदे की किडनी काम करना बंद हो जाती है, इन केस ऑफ किडनी फेलियर, तो उस बंदे को डायलिसिस पे रखा जाता है। तो उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? डायलिसिस। और उसको ना आर्टिफिशियल किडनी बोल देते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी लगा दी गई है जो फिल्टर कर रही है। 27th क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? अभी मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया था, ये होता है माउथ, ये है माउथ, और ये होता है ईसोफेगस। तो पहले माउथ आना चाहिए, ईसोफेगस आना चाहिए, तो डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। इसके बाद आता है स्टमक। स्टमक देखो किस में दिया हुआ है? दोनों में दिया हुआ है, अभी तक दोनों ठीक है। स्टमक के बाद मैंने आपको पहले भी डायग्राम ड्रॉ करके बताया है, ये आता है। स्टमक के बाद बॉडी पार्ट्स की सीक्वेंस क्या होगी? स्टमक के बाद नेक्स्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्लड जो खाना खाते हैं वो पहले स्मॉल में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो इसका करेक्ट आपको ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन बाद में आएगा। करेक्ट सीक्वेंस पता नहीं है ना। अब आप ये मत देखना डायग्राम से पहले आपको लार्ज दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। डायग्राम में लार्ज नहीं दिख रहा, खाना पहले स्मॉल में जाता है, स्मॉल से घूम के कनेक्शन है लार्ज में। मतलब बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टमक से खाना डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आता है। नेक्स्ट, करेक्ट पार्ट बताना है यूरिन का। तो यूरिन का पार्ट बताने के लिए तो सिंपल सा है, पहले किडनी, फिर यूरेटर, यूरेटर से इस ब्लैडर में, इस ब्लैडर की इस ओपनिंग में, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो पहले किडनी, किडनी देखो किस किस में है, तो सेकंड ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत हो गया। उसके बाद पाइप्स, यूरेटर मतलब फर्स्ट भी गलत हो गया। अब देखो बी, सी और डी बचे हैं, किडनी, यूरेटर, यूरेटर के बाद ये ब्लैडर है, ये इसको ब्लैडर बोलते हैं, तो सी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन एक ही बच गया, डी पार्ट। तो हमने देख लिया कि आंसर क्या हुआ, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये तो हमने सारे क्वेश्चंस कर ही लिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जब MCQs कर लिए तो 1 मार्क के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। एग्जिट ऑफ फूड इन द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ मसल, तो उसे बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। वैसे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, पर आपकी NCERT में स्फिंक्टर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? स्फिंक्टर। सेकेंड, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल, इसका नाम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, पर सबसे लंबी होती है ये, तो इसका नाम हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट टेक्स प्लेस इन, ये तो हमने MCQ में भी कर लिया, इसका आंसर आप कमेंट्स में बताओगे क्या होगा। फोर्थ, डैश इज द कंप्लीट साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, तो फोर्थ आंसर ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन, मतलब ऊपर MCQ में भी पूछ लिया, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लिया। कितनी बार बताएंगे कि पायरुवेट जब ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन यूज़ करके, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, और उस एनर्जी को रिलीज़ करने का दम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सिक्स्थ, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द विंड पाइप टू इंश्योर दैट, विंड पाइप में यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, ऐसी रिंग्स होती हैं, उसका रोल होता है ताकि जो एयर का पैसेज है वो फटना नहीं चाहिए, ऐसे चिपक नहीं जाना चाहिए, कोलैप्स नहीं करना चाहिए, तो इसलिए क्या होता है, रिंग्स लगी होती हैं C शेप। The blood has dash cells which plug the leakage in the vessels by helping to clot the blood at the point of injury. उन्हें हम बोलते हैं platelets, जो clotting form कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन है, dash transports product of photosynthesis. बेसिकली वो food बोलना चाहता है, घुमा फिरा के बोल रहा है। First stands for food, first stands for phloem. तो 8th का आंसर था phloem, 7th का था platelets। दोनों साथ में चेक कर लेते हैं, platelets and phloem। तो आप देखो हमने सारे MCQs डिस्कस कर लिए, 28 MCQs विद इन 26 मिनट्स हमने डिस्कस कर लिए, इवन फिल इन द ब्लैंक्स पे डिस्कस किए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लग रही है तो आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करो, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। कभी भी ये मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए कि मैं पढ़ लेता हूँ बाकी सब रहने दो। आप किसी से पढ़ना नहीं छीन सकते हो, जिसने पढ़ना है ना उसको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वो वैसे भी पढ़ लेगा। तो अच्छा रहता है अगर आप भी किसी की हेल्प करोगे तो कोई और भी आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिया है। अगर आप अभी ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो तो आपको ऊपर टाइम दिख रहा होगा इस वीडियो में 12:38। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लग रहा है, मैं ये सुबह के टाइम में वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब लाइक आफ्टरनून में या फिर रात को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अ नाइस डे। बाय।